मैं ई स्कूल मेरा अपना स्कूल पर आज आप देख रहे हैं मेरा पहला स्लाइड। ये आज आपका जो स्लाइड में लेके आया हूँ ये रिलेटेड है आप कोरोना टाइम में भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। जीके के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोरोना का क्या प्रभाव पड़ा, किन क्षेत्रों को इसने विशेष रूप से प्रभावित किया और इसको कोप अप करने के लिए, इस प्रभाव को कम करने के लिए भारत सरकार ने, आरबीआई ने क्या क्या कार्य किए, इन सब के बारे में हम लोग इस विषय में डिटेल से पढ़ेंगे। तो इस पीपीटी में आपको वो बहुत सारे फैक्ट मिलेंगे जो आजकल स्टेप्स उठाए गए। साथ साथ ये जीके के हिसाब से और आने वाले प्रतियोगी परीक्षा और साक्षात्कार के लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। सबसे पहले आप ये देखेंगे यूएनसीटीएडी जो कि ट्रेड का अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसने बताया कि 15 प्रभावित देशों में से एक भारत भी है। चीन में मुख्य रूप से उत्पादन में कमी आई है इस कोरोना वायरस से, जिससे अनुमान लगाया जा रहा है कि 34.8 करोड़ डॉलर का नुकसान इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को होने की संभावना है। अब हम जान लेते हैं कि वो क्षेत्र कौन कौन से हैं प्रमुख रूप से जिनमें ज्यादा प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था जिस पर पड़ने वाला है। जैसे कि पर्यटन उद्योग, आप देख रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से सभी होटल सेवाएं वगैरह सभी मोस्टली बंद हो गई हैं और उसकी वजह से पर्यटन उद्योग पूरे विश्व का ही प्रभावित हुआ है और भारत का पर्यटन उद्योग इसमें विशेष रूप से प्रभावित हुआ है। दवा उद्योग भी इससे बड़ा प्रभावित हुआ। आप जानते हैं कि भारत दवा का सबसे बड़ा निर्यातक है और भारत की इकोनॉमी में दवा निर्यात का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो इन दिनों में दवा निर्यात के क्षेत्र में भी भारत में बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। केवल कोरोना से संबंधित हाइड्रोक्लोरोसिन जो दवा है, उसके अलावा अन्य क्षेत्रों में इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र जो पहले से ही क्षतिग्रस्त था, अर्थव्यवस्था दृष्टि से पिछड़ा हुआ था, उस पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जेम्स और ज्वेलरी क्षेत्र, तो और भी बहुत क्षेत्र हैं। इसके अलावा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा है। अन्य सभी तमाम क्षेत्रों में भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। यानी आप कह सकते हैं कि 2008 का जो स्लो डाउन था उससे भी बड़ा स्लो डाउन इसे देखा जा सकता है और उससे भी ज्यादा इस समय अर्थव्यवस्था प्रभावित होने की संभावना है। पूरा विश्व आर्थिक मंदी की ओर जा रहा है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कई देशों की जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं उनकी जो विकास दर है वो नकारात्मक तक जा सकती है। हालांकि ये मानना है संस्थाओं का कि भारत इस प्रभाव से जल्दी निकल जाएगा। अभी हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था की गति बहुत धीमी है और भारत का जो अपना जो सपना है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, वह थोड़ा सा दूर दिखाई दे रहा है। आरबीआई ने इसको रोकने के लिए को 2 बार बूस्टर डोज दिया, एक तो 27 मार्च को और एक ही अभी हाल ही हम अप्रैल में एक दिया है। 27 मार्च को जो बूस्टर डोज दिया है उसकी कुछ प्रमुख बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए परीक्षा के दृष्टिकोण से और ये पूछी जाती हैं। सबसे पहले इसमें बूस्टर डोज देने के लिए आरबीआई का टारगेट था कि भाई इस समय किसी भी तरह की जो वित्तीय संस्थाएं उनके लिए वित्त की कमी ना आए और किसी के पास पैसे की कमी ना रहे, जिसकी वजह से जो आने वाले समय में उद्योग धंधे हैं या किसी जिसके लिए भी पैसे की आवश्यकता है जिस भी सेक्टर में, उस सेक्टर में पैसे की कमी नहीं रहे, तो इसके लिए उसने अपनी मौद्रिक नीति में बदलाव किया। और मौद्रिक नीति में सबसे बड़ा बदलाव यह किया कि रेपो रेट जो इतिहास में बहुत पहली बार इतना तेजी से डाउन किया है आरबीआई ने। यानी वो 5.15 यानी 5.15 से 75 बेसिस पॉइंट नीचे ला करके 4.4% पर ले आए। रेपो रेट को 4.4% पर ला करके आरबीआई ने छोड़ दिया है। इसका मतलब यह है कि अब ज्यादा पैसा आरबीआई से बैंक ले पाएंगी और बैंक जब ज्यादा पैसा बैंकों को मोलेगा तो निश्चित रूप से वो ज्यादा पैसा बाजार में दे पाएंगे। इससे होगा ये कि तरलता बढ़ जाएगी और तरलता बढ़ने से मांग और पूर्ति का जो चक्र है वो सुचारू रूप से चल पाएगा। एक और विशेष राहत आरबीआई ने दी है कि 3 महीने तक ईएमआई की किस्त ना चुकाने की छूट दी है। आप 3 महीने तक किस्त ना चुकाएं, विशेषकर बैंक लोन, होम लोन, कार लोन सब के लिए। लेकिन ये किस्तें माफ नहीं की गई हैं, इनको ना चुकाने का विकल्प दिया गया है जो बाद में 3 किस्तें लोन के अंतिम समय में ऐड हो जाएंगी। हालांकि इससे कुछ ब्याज संबंधी इश्यूज भी खड़े हो गए हैं। इसके अलावा टीएलआरओ, सीएलआर, एसएलआर, इन तमाम माध्यमों से आरबीआई का टारगेट है कि 3,74,000 करोड़ रुपए वित्तीय संस्थानों को प्राप्त हो। टीएलआरओ क्या होता है? टारगेट लिक्विडिटी रेशियो होता है। इसके माध्यम से रेपो रेपो ऑपरेशन होता है, टारगेट लॉन्ग रेसो रेपो ऑपरेशन। इसकी फुल फॉर्म होती है टारगेटेड लॉन्ग रेसो रेपो ऑपरेशन। और इसका इन सभी संस्था के सभी प्रयासों का जो उद्देश्य है वो तरलता बढ़ाना, ताकि मांग और पूर्ति का चक्र सुचारू रूप से।
आरबीआई ने दूसरा बूस्टर अभी अप्रैल के महीने में दिया है, जिसमें उसने टीआरएलओ 2.1 की घोषणा की। मैंने बताया था पिछली स्लाइड में, आप लोगों ने देखा कि टीआरएलओ वन दिया गया है, दूसरे में टीआरएलओ 2.0। इसमें टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन है। इसके तहत लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, पहले 1 लाख करोड़ रुपए पहले गवर्नमेंट दे चुकी है आरबीआई, और अभी 50,000 करोड़ रुपए का और एडिशनल प्रावधान टीएलआरओ 2.0 में किया गया है। यानी इसके तहत बैंक 3 महीने तक के लिए 3 साल तक के लिए पैसा उधार आरबीआई से ले सकते हैं और उसे मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए भी उपाय किए गए हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए 50,000 करोड़ रुपए का सरकार ने एडिशनल प्रावधान किया है, जिसमें से सिडबी के लिए 25,000 करोड़, नेशनल हाउसिंग बैंक के लिए 15,000 करोड़, और इसके अलावा नाबार्ड के लिए 25,000 करोड़, या नाबार्ड है, नाबार्ड नाबार्ड के लिए 25,000 करोड़, सिडबी के लिए 15,000 करोड़, और नेशनल हाउसिंग फाइनेंस के लिए 10,000 करोड़। यानी नाबार्ड जो है वो ग्रामीण कृषि संबंधित ऋण उपलब्ध कराएगा। आप जानते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक जो है ये हाउसिंग से संबंधित लोन उपलब्ध कराता है, और सिडबी जो है छोटे लघु उद्योग जो होते हैं उनके लिए ऋण उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा सरकार ने ब्याज दर को भी कम किया गया है। यानी अगर रिजर्व बैंक से माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट, नाबार्ड, सिडबी वगैरह अगर पैसे लेते हैं तो इनको रेपो रेट से मतलब यानी 4% की दर से ब्याज उपलब्ध हो जाए। इसके अलावा बैंकों को और भी ज्यादा लोन देने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इसके लिए रेपो रेट में फिर से जो है रिवर्स रेपो रेट कम कर दिया है। यानी वो 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। इसमें 0.25% की कटौती की गई है। ऐसा क्यों किया गया है? इसका सीधा सा टारगेट ये है कि इसके माध्यम से बैंक अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा मार्केट में भेजे, ना कि इसको आरबीआई के पास जमा कराए, और लोन जो प्राप्त करना चाहते हैं उनको आसानी से लोन प्राप्त हो जाए। राज्यों को भी अब ये जो WMA है, बीन्स है, वेज एंड मीन्स जो एडवांस है, इसको भी बढ़ा दिया गया है। वेज और मीन्स एडवांस क्या होता है कि जो राज्य है वो आरबीआई से कुछ अपनी प्रतिभूतियां जमा करा करके लोन लेते हैं, जो लिमिट 30% थी, जिसे बढ़ाकर अब 60% कर दिया गया है। मतलब राज्यों को भी वित्त की आपूर्ति सुचारू रूप से हो सके, और ताकि उनके वित्तीय संस्थाओं में भी किसी तरह की फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना उनको ना करना पड़े, इसके लिए भी सरकार ने कदम उठाया है। और एक सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए इसमें एनपीए की सीमा को 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। यानी आप जानते हैं कि जो एनपीए का कानून है उसमें 90 दिन की समय सीमा दी गई है। 90 दिन तक अगर कोई पैसा वापस नहीं आता है तो उसे डेप्थ एसेट्स मान लिया जाता है। अब इसकी सीमा 180 दिन कर दी गई है। यानी अभी कुछ दिनों के लिए सरकार का ध्यान एनपीए की तरफ नहीं है। निश्चित रूप से इससे राजकोषीय घाटा बढ़ेगा, लेकिन विचारकों का मानना है कि राजकोषीय घाटा इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है। एफआरएमबीएम एक्ट जो है उसकी सीमाओं को शिथिल कर दिया गया है इसकी वजह से। और ये देखा जा रहा था कि बहुत सारे जो ये बैंक है ये पैसा देने में घबरा रहे थे, क्योंकि इससे इनके एनपीए बढ़ने की संभावना थी। तो सरकार ने इसको शिथिल बना करके उनको थोड़ी रियायत देने का काम किया है। साथ साथ बैंकों को कहा गया है कि इस समय अगर वो अपने शेयर धारकों को लाभांश ना दें, इससे भी बैंक के पास एडिशनल लिक्विडिटी बचेगी, जो वो मार्केट में फ्लो करेंगे, और उससे निश्चित रूप से मार्केट में जब पैसा जाएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो उसके लिए तमाम जो उसकी पूर्ति के लिए फिर एक चक्र है ये चल जाएगा। एलसीआर जो है उसको भी 100% से घटाकर 80% कर दिया है। एलसीआर क्या है? एलसीआर है लिक्विडिटी कवरेज रेशियो। देखिए लिक्विडिटी कवरेज रेशियो क्या होता है? हर बैंक को अपने पास 30 दिन के जो है राशि रखनी पड़ती है, कि 30 दिन का जितना उसका लिक्विडिटी डिमांड होती है उतनी उसे अपने पास रखनी पड़ती है। इसको अभी घटा करके सरकार ने 80% कर दिया है। यानी जितनी डिमांड उनको पहले थी 100% थी, मान लो किसी बैंक को 100 रुपए रखने पड़ते थे, अब उसे 80 रुपए ही रखने की आवश्यकता है। यानी उसके पास 20 रुपए और एडिशनल आ गए, और इस माध्यम से भी कुछ कैश फ्लो मार्केट की ओर होगा, जिससे बाजार में तरलता बढ़ेगी। इन सभी जो जितने भी आरबीआई के जितने भी स्टेप्स हैं, इन सब का उद्देश्य यही है कि आरबीआई ये चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा कैश फ्लो हो, किसी भी तरह तरलता की कमी बाजार में ना हो। लेकिन ये तरलता मुफ्त नहीं है, ये कुछ शर्तों के साथ है। ये ऐसे लोगों के साथ है जिनको वाकई पैसे की आवश्यकता है, जो अपना धंधा बिजनेस करने के लिए, उस अपने बिजनेस को पुनः खड़ा करने के लिए पैसे चाहते हैं, उनको पैसे की कमी से आरबीआई काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर के जो मौद्रिक नीति में जो तमाम परिवर्तन किए हैं, और आज की तारीख में आपसे पूछा जाए कि वर्तमान मौद्रिक नीति आरबीआई की क्या है, तो आप देखेंगे कि आज आरबीआई का जो रेपो रेट है वो 4% है। 4% रेपो रेट है आज आरबीआई का, और सॉरी 4.44
4.40, रिवर्स रेपो रेट 3.75, MSFR है 5.40, बैंक रेट भी 5.40, CRR 3% और SLR 18.15% है। तो इस तरह से एक वर्तमान आंकड़े हैं, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा रिवर्स रेपो रेट को और रेपो रेट को ही याद रखें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा परिवर्तनशील हुए हैं और यही पूछे। सरकार ने क्या प्रयास किए, ये तो RBI ने कोरोना संकट से उभरने के लिए प्रयास किए। सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना शुरू की है। अभी हाल ही में वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि 1.70 लाख करोड़ रुपए की राहत पैकेज की घोषणा इसके तहत की गई है। 1.70 लाख करोड़ रुपए का जो बूस्ट राहत पैकेज जो दिया गया है, इसके अंतर्गत सबसे ज्यादा जो ध्यान दिया जा रहा है वो कोविड-19 से लड़ने वाले जो स्वास्थ्य कर्मी है उनका बीमा है, नए कुछ कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने, इन सब चीजों पर इसमें पैसा खर्च होगा। इसके अलावा इसी पैसे में से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी शुरू की गई है। इसे अन्न योजना में है कि भाई 1 किलो दाल चावल जो है और कुछ खाने की एक किट तैयार की जाएगी जो गरीबों को मुफ्त दी जाएगी 3 महीने तक। ये जितने भी प्रयास जो 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज में आप देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को जो दिए गए हैं, ये विशेष रूप से ये है कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, इसलिए से गरीब कल्याण योजना का नाम दिया गया है। इसी तरह जो आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी की एक योजना है प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, उसके तहत 2,000 रुपए की किस्त दी जाती है, 6,000 रुपए सालाना दिए जाते हैं। तो उसकी पहली किस्त अप्रैल में जारी कर दी गई है। इसके माध्यम से किसानों के पास 2-2 हजार रुपए प्राप्त हुए। 40 करोड़ रुपए जो है, जो जितने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के जितने भी महिला खाता धारक हैं, उनको प्रति माह 500 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। ऐसे 40 करोड़ खाता धारक हैं जिनको 500 रुपए प्रति महीने 3 महीने के लिए दिए जाएंगे। तो इस तरह से डायरेक्ट पैसा दे करके कुछ गरीबी को रोक किया गया है। इसी तरह पीएम कल्याण योजना के अंतर्गत 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे। जो आप जानते हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो ये आते हैं उनको 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर 3 महीने तक मुफ्त दिए जाएंगे। संगठित क्षेत्र में कम पारिश्रमिक पाने वालों के लिए भी सरकार ने योजना बनाई। भाई 100 एम्प्लॉय जिस कंपनी में है और 15,000 तक का जो वेतन पाते हैं, उनकी PPF का सरकार भुगतान करेगी। यानी जो सरकार वाला हिस्सा है और कंपनी वाला हिस्सा है, दोनों हिस्से सरकार भुगतान करेगी। लगभग 24% जो वेतन है वो सरकार उनको देगी। ऐसी योजना संगठित क्षेत्र करने वाले मजदूरों के लिए भी सरकार ने बनाई है। वरिष्ठ नागरिक विधवा दिव्यांग जन के लिए 1,000 रुपए महीने तक देने का सरकार की योजना है। मनरेगा के तहत पीएम गरीब कल्याण योजना जो चल रही है, उसमें भी मनरेगा मजदूरी को भी 20 रुपए बढ़ा दिया गया है। इस तरह से प्रत्येक श्रमिक को सालाना लगभग 2,000 रुपए का अतिरिक्त लाभ यहाँ दिया जा रहा है। 8 करोड़ गरीबों को मुफ्त सिलेंडर की बात हम लोग पहले से ही कर चुके हैं। इस तरह मैंने आप लोगों के सामने अपना एक प्रेजेंटेशन प्रस्तुत किया और आप इसमें मुझे सुझाव भी बताएं और इसमें इसी तरह आगे मैं आपको और चीजें उपलब्ध कराता रहूं। नमस्कार।